पहले 2 स्टेप्स बता दिए हैं कि किस तरह स्पर्म सेल्स और एग सेल फ्यूज़ करते हैं और ज़ाइगोट बनता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो नहीं देखा तो पहले जाके वो वाली वीडियो देखें, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। ठीक हो गया। पहले स्टेप में हमने क्या कहा था, जो पहली वीडियो थी मैंने आपको बता देता हूँ, उसमें हमने क्या कहा था कि पहला स्टेप ये होता है फर्टिलाइजेशन का कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन में स्पर्म्स को फंक्शनली मेच्योर किया जाता है, यानी उसकी हेड के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है, फ़ौरन इसको रिमूव किया जाता है। जैसे ही वो रिमूव होती हैं तो कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं और स्पर्म्स की स्पीड बढ़ जाती है। क्यों स्पीड बढ़ती है? क्योंकि यहाँ पे होता है एसिडिक एनवायरनमेंट और स्पर्म एसिडिक एनवायरनमेंट में मर जाते हैं। तो स्पर्म्स को यहाँ से तेज़ी से गुजरना होता है ताकि यहाँ तक पहुँचे और एग सेल्स को वो फर्टिलाइज़ कर सके। तो स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पर्म्स के लिए जो स्पीड बढ़ाते हैं उसके लिए हमारे पास होता है कैपेसिटेशन का प्रोसेस। कैपेसिटेशन प्रोसेस स्पीड कैसे बढ़ाता है? ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की लेयर को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल खुलते हैं और कैल्शियम चैनल्स की वजह से इसकी स्पीड बढ़ जाती है। एक चीज़ आपने ये याद रखनी है। दूसरा, एग सेल ने स्पर्म सेल्स को पहचानना था कि यार ये ह्यूमन बीइंग का जो मेल है, ह्यूमन बीइंग का स्पर्म आ रहा है, किसी कुत्ते का तो नहीं आ रहा, किसी घोड़े का तो नहीं आ रहा, किसी और चीज़ का तो नहीं आ रहा। उस स्पर्म्स को पहचानने के लिए एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। फर्टिलाइजिंग रिएक्शन में ये होता है कि एग सेल एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है फर्टिलाइजिंग, स्पर्म सेल एंटी फर्टिलाइजिंग रिलीज करता है। दोनों लॉक एंड की मॉडल की तरह बाइंड होते हैं और बाइंड होने के बाद दोनों के पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो पहचानते हैं कि यार वाकई ये ह्यूमन बीइंग का स्मेल है, स्पर्म है। तीसरा, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म आ गया। अब स्पर्म फंक्शनली मेच्योर भी हो गया, स्पर्म्स को पहचान भी लिया गया कि यार ये ह्यूमन बीइंग का स्पर्म है। तीसरा काम जब उसने करना है, उसने अब एग सेल के अंदर घुसना है। घुसने के लिए इसको 3 लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था, पहला कोरोना रेडिएटा, दूसरा ज़ूना पेलिसूडा और तीसरा एग सेल की जो लेयर है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। 3 लेयर है, तीनों को क्रॉस करना है। तीनों को क्रॉस करने के लिए 3 डिफरेंट एंजाइम वो रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? एंजाइम्स रिलीज करेगा। एंजाइमल रिएक्शन होंगे, एंजाइमल रिएक्शंस, जिसको हम एक्रोसोमल रिएक्शन भी कहते हैं। एंजाइमल रिएक्शन, पहला जो एंजाइम वो रिलीज करेगा जिसमें उसने क्या करना है, कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करना है, तो वो कोरोना रेडिएटा डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज करेगा। कौन सा रिलीज करेगा? कोरोना रेडिएटा डाइजेस्टिंग एंजाइम। कि कोरोना रेडिएटा के सेल एंजाइम्स को, कोरोना रेडिएटा के सेल्स को किसी तरीके से डाइजेस्ट किया जा सके। दूसरा इसने ज़ोना पेलिसूडा की लेयर को भी क्रॉस करना है। तो ज़ोना पेलिसूडा की लेयर को भी क्रॉस करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम रिलीज होना चाहिए। उस एंजाइम का नाम होता है एक्रोसिन। और ये किस तरह के एग सेल के अंदर इंटर होता है, तीसरी लेयर को कैसे क्रॉस करता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। पहला काम क्या हुआ कि कोरोना रेडिएटा के सेल्स को क्रॉस करना था। कोरोना रेडिएटा के सेल्स को क्रॉस करने के लिए एक तो कोरोना रेडिएटा डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज हुआ और दूसरा एक और एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है हाइलुरोनिडेज। ये 3 एंजाइम रिलीज हो रहे हैं। पहले 2 एंजाइम का काम ये होता है कि ये कोरोना रेडिएटा से रास्ता क्लियर करवा के देते हैं, कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करके स्पर्म सेल्स को यहाँ तक पहुँचा देते हैं, इस ब्लू लेयर तक। और तीसरे का काम ये होता है एक्रोसिन, वो जाके स्पर्म सेल्स को इस ज़ोना पेलिसूडा की लेयर से क्रॉस करवाता है। होता कुछ ऐसा है कि अगर ये कोरोना रेडिएटा के सेल हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे बाहर बना सकूँ, यानी मिसाल के तौर पे ये ग्रीन सेल मेरे पास हैं, ये जो ग्रीन सेल होते हैं ना, यूं ये ग्रीन सेल है कोरोना रेडिएटा के सेल। इस कोरोना रेडिएटा सेल के दरमियान ना एक इम्पॉर्टेंट जेली लाइक मटेरियल होता है जिसने इन कोरोना रेडिएटा के सेल्स को आपस में जोड़ के रखा होता है, यानी ग्लू होती है यहाँ पे, और उस ग्लू का नाम है हाइलुरोनिक एसिड। क्या नाम होता है? हाइलुरोनिक एसिड। अगर हम किसी तरीके से इस ग्लू को ख़त्म कर दें, यानी यहाँ पे क्या होता है, इन सेल्स के दरमियान एक ग्लू टाइप की होती है, जेलिटिनस मटेरियल होता है, जिन्होंने क्या किया होता है, इस कोरोना रेडिएटा के सेल्स को आपस में कंबाइन करके, ज्वाइन करके रखा होता है। अगर हम किसी तरीके से इस ग्लू को ख़त्म कर दें तो इनके दरमियान थोड़ी थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी। जैसे ही स्पेस बनेगी, अगर थोड़ी सी भी स्पेस बन जाए ना, माइक्रोमीटर्स की भी, तो स्पर्म इनके अंदर ईजीली क्रॉस करके इस ज़ोना पेलिसूडा की लेयर तक पहुँच जाएंगे। तो हमारे पास जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, आके फ़ौरन इस हाइलुरोनिक एसिड पैक करता है और इस हाइलुरोनिक एसिड को वो पिघला देता है, यानी इस ग्लू को ख़त्म कर देता है। जैसे इस ग्लू को ख़त्म करता है, इनके दरमियान लेयर बन जाती है, यानी इन दोनों के दरमियान स्पेस बन जाती है। और ये जो जैसे ही ये स्पेस बनती है तो फ़ौरन कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम आता है, यानी कोरोना रेडिएटिंग डाइजेस्टिंग एंजाइम,
वो क्या काम करता है, जहाँ जहाँ से जगह नहीं मिली होती वहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे सेल्स को क्या करने लग जाता है, डाइजेस्ट करने लग जाता है, और स्पर्म्स को जगह मिल जाती है और स्पर्म्स आहिस्ता 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 इस ब्लू लेयर तक पहुँच जाते हैं। दोबारा समझिए क्या हुआ, पहले आया हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज ने क्या किया, यहाँ पे जो हाइलुरोनिक एसिड था उसको डाइजेस्ट किया, उसको ख़त्म किया, थोड़ी थोड़ी सी स्पेस बन गई। फिर आया कोरोना रेडिएटा डाइजेस्टिंग एंजाइम, उसने क्या किया, कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स थे जो जगह नहीं दे रहे थे उसको डाइजेस्ट किया। जैसे ही डाइजेस्ट किया तो जगह बन गया और ये दूसरी लेयर तक पहुंच गया। पहला वाला जो रास्ता था कोरोना रेडिएटा का वो क्लियर हो गया। अब दूसरा रास्ता आ गया ज़ोना पेलिसूडा का। ज़ोना पेलिसूडा अलाउ करता है सिर्फ एक स्पर्म सेल्स को, यहाँ पे मल्टीपल स्पर्म पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही जो ज़ोना पेलिसूडा की लेयर के पास पहुंचते हैं तो ज़ोना पेलिसूडा की लेयर ये ब्लू है, उसके ऊपर एक खास एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ज़ोना पेलिसूडा टाइप 3 एंजाइम, ZP3 एंजाइम। अब वो जो ZP3 एंजाइम होता है, अब वो स्पर्म को चेक करता है कि यार ये स्पर्म्स बिल्कुल हेल्दी है या नहीं है, इस स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है, ये स्पर्म ज़ाइगोट बना सकता है या नहीं है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है या नहीं है। ये तमाम की तमाम चीज़ें ये ज़ोना पेलिसूडा की जो टाइप 3 रिसेप्टर होता है वो फ़ौरन चेक करता है। यहाँ पे अब स्पर्म सेल पहुँच गया ब्लू लेयर के पास, और ये ज़ोना पेलिसूडा का जो ज़ोना पेलिसूडा टाइप 3 है ये फ़ौरन चेक कर रहा है यहाँ पे स्पर्म्स के रिसेप्टर को, स्पर्म्स को चेक कर रहा है कि हेल्दी है यानी ये तमाम की तमाम चीज़ें ये चेक करता है, तमाम की तमाम चीज़ों को ये चेक करता है। और चेक करने के बाद जैसे इसको पता लग जाता है कि यार वाकई ये स्पर्म्स ह्यूमन बीइंग का है, ये स्पर्म हेल्थी है, तमाम के तमाम स्पर्म है, तो ये फ़ौरन इसको रास्ता दे देता है। क्या करता है, इसको रास्ता दे देता है, और रास्ता देने के बाद स्पर्म सेल का जो हेड होता है ये फ़ौरन यहाँ पे अंदर आ जाता है, और इसकी जो टेल वगैरह होती है ये फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। पहला काम क्या हुआ कि कोरोना रेडिएटा के सेल ख़त्म हुए, हाइलुरोनिक एसिड ख़त्म हुआ, उसके बाद जो ज़ोना पेलिसूडा की लेयर थी वहाँ पे स्पर्म ने आके बाइंड किया, कोरोना रेडिएटा के टाइप 3 रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, उसने इसको पहचानने के बाद इसको अलाउ कर दिया। जैसे इसको अलाउ किया तो ये स्पर्म सेल्स यहाँ पे आके इस रेड लेयर को टच करेगा। जैसे इसने पहली बार इस रेड लेयर को टच किया, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोलिटिक एंजाइम मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पहले से इन्होंने बना के रखे होते हैं, पहले से यहाँ पे लार्ज अमाउंट में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बना के रखे होते हैं इन्होंने। फौरन इस एग सेल्स को क्या करेगा, वो अलाउ करेगा कि आ जाओ यार आप एंटर हो जाओ, आप फौरन क्या करो, एंटर हो जाओ। इसकी एंट्री के लिए भी एक और मैकेनिज्म होता है, उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि कॉर्टिकल रिएक्शंस होते हैं। वो फौरन इस एग सेल्स को अलाउ कर देता है कि स्पर्म सेल को अलाउ करता है कि यार ये वाला स्पर्म सेल है, आ जाओ यार फौरन आप एंटर हो जाओ, और ये स्पर्म सेल फौरन इसके अंदर एंटर हो जाता है, और ये जो रास्ता था फौरन यहाँ पे एंजाइम्स पहुंच जाते हैं और इस रास्ते को दोबारा ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ये रास्ता ब्लॉक हो गया उसके बाद यहाँ से ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज होंगे, यहाँ से भी रिलीज हो गए, यहाँ से भी जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बने थे वो रिलीज हो गए, और जितने स्पर्म सेल्स यहाँ पे अटैच हुए होंगे फौरन इस स्पर्म सेल्स को ख़त्म कर देंगे। और स्पर्म सेल्स को सिर्फ ख़त्म नहीं करेंगे, ये तमाम की तमाम यहाँ पे जो ज़ोना पेलिसूडा बनी होगी उसको भी ख़त्म कर देंगे, कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स बने हुए थे उसको भी ख़त्म कर देंगे, जितने रिसेप्टर्स थे उन तमाम के तमाम को ख़त्म कर देंगे। अब देखें जितने भी स्पर्म्स थे उनको चेक करने वाला पहले कौन था, ZP3 रिसेप्टर था। अब ZP3 रिसेप्टर ही नहीं रहा तो यार यहाँ पे ये अटैच हो सकते हैं, नहीं, ये जो सरफेस होती है ना यहाँ पे रिसेप्टर ही मौजूद नहीं होते कि वहाँ पे आके स्पर्म सेल अटैच हो सके, और अगर स्पर्म सेल अटैच होंगे नहीं, पहचाने नहीं जाएंगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो एक किस्म का क्या होता है कि ये ब्लॉकिंग एजेंट बन जाता है। फौरन जितने स्पर्म्स अब बाहर थे, जैसे ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज हुए उन्होंने तमाम के तमाम स्पर्म सेल्स को मार दिया, और ये क्या करता है तकरीबन 2 घंटे तक अलाउ नहीं करता, 2 घंटे तक अलाउ नहीं करता कि यार स्पर्म सेल्स इसके अंदर एंटर ना हो सके। अगर 2 घंटे तक ये स्पर्म सेल्स को अलाउ नहीं करता तो स्पर्म सेल्स बेचारे खुद ब खुद ही मार जाते हैं। यानी स्पर्म सेल्स की हाफ लाइफ 4-5 दिनों तक होती है, 3-4 दिन तक तो उसे यहाँ पे आने में लग जाते हैं, और 1-2 घंटे तक उसके पास टाइम होता है कि यार वो एग सेल्स के अंदर घुस जाए। अगर वो 1-2 घंटे तक एग सेल के अंदर घुस जाता है तो ज़ाइगोट बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो ये काम थे। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो ये सरफेस होती है ये कॉर्टिकल होती है, यहाँ पे डेंस मटेरियल बन जाता है, यहाँ पे क्या होता है डेंस मटेरियल बन जाता है, जिसकी वजह से भी स्पर्म सेल्स को अलाउ नहीं किया जा सकता कि यार आप सेल के अंदर एंटर हो सके, यानी डेंस मटेरियल बन जाता है। तो ये हमारे पास बेसिक फर्टिलाइजेशन के प्रोसेसेस थे, मैकेनिज्म थे। पहले में क्या हुआ, कैपेसिटेशन हुई, स्पर्म्स को फंक्शनली मेच्योर किया गया, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन हुआ, स्पर्म्स को पहचाना गया, तीसरा एंजाइमल रिएक्शन हुए, 3 टाइम के एंजाइम रिलीज किए गए, और एंड में जाके स्पर्म सेल एंटर हो गया। लास्ट में एक और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कॉनिकल रिएक्शन है, उसको भी समझ लीजिए यार, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉनिकल रिएक्शन में ये होता है कि स्पर्म सेल ने आके जैसे इसको टच किया ना, यहाँ पे समझिए स्पर्म सेल एकदम इसके अंदर एंट्री नहीं ले सकता।
स्पर्म सेल, यहाँ में मिसाल के तौर पे ये स्पर्म सेल का हेड था, इसने आके इसको टच किया, जैसे ही टच किया, हमें पता है ना, हमने एक्सोसाइटोसिस पढ़ी हुई है, एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द ना एक लेयर टाइप की बन जाती है, जिसकी वजह से ये इसको अलाउ करती है, यानी यूं लेयर टाइप की बन जाती है। इसी तरह जो एग सेल की मेम्ब्रेन होती है, इसके इर्द गिर्द भी ये कोन टाइप के, ये कोनिकल लेयर बन जाती है। अब इस कोनिकल लेयर की वजह से क्या होता है, यानी स्पर्म सेल ने इसको टच तो कर दिया, जैसे ही टच किया इसके इर्द गिर्द एक कोनिकल लेयर बन गई। स्पर्म सेल्स के टच करने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो एग सेल पड़ा हुआ था, ये बेसिकली एग सेल नहीं था, ये था सेकेंडरी oocyte। ये क्या था, सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 के अंदर स्टक हुआ था। जैसे ही स्पर्म सेल्स ने यहाँ पे टच किया, ये फौरन क्या करेगा, फौरन अपनी मेटाफेज 2 कंप्लीट करेगा, एनाफेज 2 कंप्लीट करेगा, और करते 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 एक फंक्शनली मैच्योर एग बन जाएगा, फंक्शनली मैच्योर एग। और साथ में यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म थोड़ा सा इधर भी चले जाएगा, जिसे हम सेकंड पोलर बॉडी कहते हैं, और साथ में सेकंड पोलर बॉडी भी बन जाएगी, जिसका कोई फंक्शन नहीं होता, बाद में ये कट जाती है। तो क्या हुआ कि जैसे ही स्पर्म सेल ने इसको टच किया, टच करने के बाद क्या हुआ, एग सेल ने अपनी मियोसिस 2, मेटाफेज 2 था या मियोसिस 2 थी, उसको फौरन कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मैच्योर एग बन गया, मैच्योर एग बन गया, ताकि ये कंबाइन हो सके और जाइगोट बना सके। ये जो कोनिकल थी, इसकी वजह से क्या हुआ कि एग सेल्स को एक टाइम मिल गया कि यार हम मेटाफेज 2 कंप्लीट करें। और दूसरा क्या हुआ कि ये एग सेल को एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म के जरिए, यानी एक्सोसाइटोसिस के जरिए एंटर करते हैं, और उसके बाद एंटर करने के बाद यहाँ पे फौरन दोबारा मेम्ब्रेन बन जाती है। क्योंकि अगर ये कोनिकल्स के जरिए एंटर नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है वो बनने में काफ़ी देर लग जाएगी, और दूसरा जितना साइटोप्लाज्म का फ्लूइड था वो भी यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो ये नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये एक्सोसाइटोसिस वाले मैकेनिज्म के जरिए इसको एंटर करवाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और फर्टिलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें,